हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और थर्ड सेमेस्टर में मैं आप लोगों को अभी जो है तीसरे यूनिट का अध्ययन करा रहा था। तीसरा यूनिट जो है आपका पश्चिमी दर्शन का संक्षिप्त परिचय के नाम से दिया गया है और इसमें हमको पश्चिमी दर्शन के 3 महत्वपूर्ण शाखाओं धाराओं के बारे में पढ़ना था, जिसमें सबसे पहले हमको आदर्शवाद के बारे में पढ़ना था, उसके बाद फिर प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ना था और फिर प्रयोजनवाद के बारे में। तो आदर्शवाद के बारे में मैंने आप लोग को भली भांति अध्ययन करा दिया। उसके बाद फिर प्रकृतिवादी का भी अध्ययन करा दिया। इसमें मैंने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को भी आपको प्रस्तुत कर दिया। अब देखिए, आपका जो इस यूनिट का तीसरा जो दर्शन है प्रयोजनवाद, उसके बारे में आज की क्लास में हमको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आपके दूसरे यूनिट से भी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, मैंने वो नहीं करवाया था। तो इस यूनिट के खत्म होने के बाद इस यूनिट का और उस यूनिट का दोनों लोग का क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है इन दोनों यूनिट का हो जाएगा। और इसके बाद फिर देखिए, आपकी जो 5 बची हुई यूनिट हैं, मैं उनको भी आपके एग्जाम से पहले पूरा कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आइए शुरू किया जाए आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं जिससे हमारा व्यवहारिक उपयोग हो, यानी हम कोई चीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जिसमें हमारा फायदा हो, जिससे हमारा कोई प्रयोजन हो, किसका व्यवहारिक उपयोग हो, तो वही दर्शन जो है ये प्रयोजनवाद है। यानी यह दर्शन जो है कब शुरू हुआ, कहाँ इसकी शुरुआत हुई, इसका वर्तमान में क्या महत्व है, इसके कौन कौन से लोग जो हैं प्रवर्तक हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। जिससे क्या होगा कि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में उनको हल करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए हमें आज क्या पढ़ना है? बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र एजुकेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रयोजनवाद, जिसको अंग्रेजी में देखिए क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा इसकी क्या क्या परिभाषा दी गई है उसको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। तो देखिए, प्रयोजनवाद जो है एक दार्शनिक विचारधारा है जिसका उदय 19वीं शताब्दी के अमेरिका में हुआ था। यानी यह दर्शन की एक शाखा है और खास करके पश्चिमी दर्शन की शाखा है, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में यूएसए में हुई थी। इसमें देखिए जो प्रैग्मा शब्द इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में, यह एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कार्य, क्रिया या व्यवहार। इस दर्शन के अनुसार सत्य वही है जिसका व्यवहारिक उपयोग यानी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हो और जो जीवन की समस्याओं का समाधान दे सके। यानी यह दर्शन कह रहा है कि हम उसी चीज को सत्य मानेंगे जिसका हमारे जीवन में व्यवहारिक उपयोग हो और जिससे हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। कहने का मतलब ये हो गया कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारे जीवन में काम नहीं आ रहा है, उससे हम कोई भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो यह दर्शन कहता है कि उस प्रकार की शिक्षा का, उस प्रकार के ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह विचारधारा क्या कहती है? यह विचारधारा कहती है कि ज्ञान का मूल्य उसकी उपयोगिता, यूजफुलनेस और प्रयोजन, पर्पज से तय होता है। यानी आपके पास क्या ज्ञान है, आपके पास क्या नॉलेज है, ये तभी उपयोगी माना जाएगा जब आप उससे कुछ कर सकते हैं, उसका कुछ उपयोग कर सकते हैं, तभी ये उपयोगी माना जाएगा। अब देखिए प्रयोजनवाद की परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रयोजनवाद की परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या होगी कि प्रयोजनवाद एक ऐसी दार्शनिक विचारधारा है जो कहती है कि ज्ञान, सत्य, मूल्य तभी उपयोगी हैं जब वे व्यवहारिक जीवन में लाभदायक सिद्ध हो। यानी हमारे पास जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी सत्य हम मानते हैं या फिर जो कुछ भी मूल्यों को हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो उन सत्यों से, उस ज्ञान से, उस मूल्यों से हमारा जो व्यवहारिक जीवन है वो बेहतर हो सकता है, हमारा जीवन सरल हो सकता है। तभी हम इस चीज़ को सही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। देखिए, इसके प्रवर्तकों ने इसे अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। यानी इसके कई प्रवर्तक हैं जिन्होंने इसको परिभाषित अपने अपने तरीके से किया है। तो उनको बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं चार्ल्स एस पियर्स के बारे में।
ये देखिए इसके सबसे पहले प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने देखिए क्या कहा, किसी भी विचार का अर्थ उसके व्यवहारिक परिणामों से निर्धारित किया जा सकता है। यानी कोई भी विचार है उसका अर्थ तभी निर्धारित किया जा सकता है जब वह कोई व्यवहारिक प्रयोग में काम आए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ अर्जित कर लिया, लेकिन हम उसका व्यवहारिक रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई गई और फिर टीचर पढ़ा के चला गया, लेकिन आप उसका अपने जीवन में, अपने पढ़ाई लिखाई में व्यवहारिक रूप से कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो यह दर्शन कहता है कि इस प्रकार की शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। अगले देखिए दूसरे जो विद्वान हैं वो देखिए विलियम जेम्स हैं। इन्होंने देखिए क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रयोजनवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें किसी भी विचार की सत्यता का निर्णय उसके व्यवहारिक परिणामों से होता है। देखिए यही बात इन्होंने भी कही। इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका सत्यता का जो निर्णय होता है उसके व्यवहारिक परिणाम से होता है। यानी कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये चीज़ सत्य है, तो सत्य तभी आप मानेंगे जब वो व्यवहारिक रूप में प्रमाणित होगा तब। जॉन डेवी देखिए क्या बता रहे हैं इसकी परिभाषा। जॉन डेवी कह रहे हैं शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यानी ये कह रहे हैं कि शिक्षा हासिल करना जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा क्या है, स्वयं एक जीवन है। यानी एजुकेशनल लाइफ जो होती है वही एक जीवन है। आप उसको जीवन के तरह जिएंगे या अपने जीवन का पार्ट बनाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो फिर आपका जो शिक्षा होगा वो व्यवहारिक होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को समाज उपयोगी बनाना। यानी कह रहे हैं कि शिक्षा का मतलब ही होता है कि व्यक्ति अपने समाज के लिए उपयोगी बने। इसके बाद देखिए हार्वर्ड का क्या कहना है। हार्वर्ड कह रहे हैं कि प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो जीवन को निरंतर प्रयोगों और अनुभवों की प्रक्रिया मानता है। यानी इनका कहना है कि प्रयोजनवाद जो है दर्शन की ऐसी शाखा है जिसमें जीवन को निरंतर प्रयोग और अनुभवों की प्रक्रिया मानता है। यानी आप निरंतर प्रयोग करते रहिए, उन प्रयोगों से जो अनुभव प्राप्त हो उसी के आधार पर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ऐसी बात किसने कही, हार्वर्ड ने। इसके बाद देखिए हेंडरसन नामक विद्वान के द्वारा क्या कहा गया। इन्होंने कहा कि प्रयोजनवाद वह दर्शन है जो यह मानता है कि अनुभव ही जीवन का केंद्र है और सत्य का मूल्य उसकी उपयोगिता में। यानी इन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे जो हमें अनुभव मिलता है वही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और उसकी सत्यता का मूल्य उसकी उपयोगिता से निर्धारित होता है। यानी अगर हम कोई चीज़ को सत्य मान रहे हैं, किसी भी अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, किसी भी एक्सपीरियंस को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका अपने जीवन में हम किस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, यही उसका सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा, हेंडरसन। अब देखिए इस दर्शन के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं उनको देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से। कभी मान लीजिए आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो उसमें देखिए सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया कि चार्ल्स एस पियर्स जो हैं इस दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद देखिए जो विलियम जेम्स हैं इन्होंने इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। और तीसरे जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जॉन डेवी हैं, इन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। यानी इस दर्शन की शाखा को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है, जॉन डेवी। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखिए इस दर्शन की विशेषता देख लेते हैं। प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताएं यानी मेन फीचर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो देखिए सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होती है, सत्य की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी ऑफ ट्रूथ। इसमें देखिए क्या होता है कि सत्य अस्थायी नहीं है बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। यानी इसकी पहली विशेषता क्या करे कि कोई भी चीज़ जो सत्य मानी जाती है वो अस्थायी नहीं है, समय के साथ परिस्थितियों के साथ सत्य भी बदल जाता है। आप देखते हैंगे कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो चीज़ सत्य मानी जाती थी आज वो चीज़ क्या है, सत्य नहीं मानी जाती। यानी समय के स्थान परिस्थितियों के अनुसार उस चीज़ में बदलाव देखा जाता है। दूसरा देखिए इसका क्या है कि अनुभव और प्रयोग पर बल। यानी इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि यह दर्शन जो है अनुभव पर बल देता है और प्रयोग पर। यानी कहता है कि आप किसी चीज़ को करके देखिए, उससे जो अनुभव प्राप्त होता है उसके आधार पर ही आप उसकी उपयोगिता को माप सकते हैं। प्रयोग करिए यानी आपको कोई चीज़ बताई जाए, कोई चीज़ सिखाई जाए
तो आप उसको अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद अगर वो चीज़ आपके लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, तभी आप उसको अपने जीवन में अपनाइए, अन्यथा नहीं। देखिए, इन्होंने कहा कि जो ज्ञान अनुभव और प्रयोग से सिद्ध हो सके वही मूल्यवान है। यानी ऐसा कोई भी ज्ञान जिसको आप अनुभव करके और प्रयोग करके सिद्ध कर सके वो मूल्यवान है, अन्यथा नहीं। तीसरी विशेषता देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, परिणाम की उपयोगिता। यानी ये दर्शन कह रहा है कि कोई भी परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है तो वह परिणाम हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये इसकी तीसरी विशेषता। देखिए, किसी विचार की सत्यता उसके परिणामों, रिजल्ट्स और लाभ से आंकी जाती है। यानी आपके पास कोई विचार आया, कोई ज्ञान आया, कोई सत्य मिला, कोई नॉलेज मिला, तो आप उसको कैसे मापोगे, उसके परिणामों के आधार पर। अगर उसका परिणाम सकारात्मक है, आपके जीवन में उपयोगी है, तो वो चीज़ आपके लिए सही है। अगर उसका परिणाम नकारात्मक है, आपके लिए वो लाभदायक ना होके नुकसानदायक है, तो वो सही नहीं है। देखिए, अगला है गतिशील दर्शन, डायनामिक फिलॉसफी। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि यह समय, परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार बदलने वाला दर्शन है। यानी यह दर्शन कह रहा है कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव होना चाहिए। एक ही चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पुरानी चीज़ों को पकड़ के उसी तरीके से पड़ा हुआ है, जीवन में बदलाव नहीं कर रहा है, तो यह दर्शन कहता है कि ये चीज़ सही नहीं। अगली चीज़ देखिए, इसका विशेषता क्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी प्रैक्टिकल आउटलुक। यह दर्शन देखिए शिक्षा और जीवन की हर गतिविधि को व्यवहारिक और उपयोगी मानता है। यानी कह रहा है कि शिक्षा और जीवन की हमारी जितनी भी एक्टिविटी हो, जितनी भी गतिविधि हो, वो व्यवहारिक होनी चाहिए और उपयोगी होनी चाहिए। अगर वो व्यवहारिक उपयोगी नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। अब देखिए, शिक्षा में प्रयोजनवाद, यानी प्रयोजनवाद का शिक्षा में क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। तो देखिए, प्रयोजनवाद का शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है, खास करके जॉन ड्यू के विचारों के माध्यम से। यानी जॉन ड्यू ने इस दर्शन का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया, इसीलिए इनके विचारों के आधार पर इसको शिक्षा के क्षेत्र में शामिल किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। पहला देखिए, शिक्षा में इसका क्या उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। यानी ये दर्शन क्या कह रहा है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ये दर्शन कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को समाजोपयोगी एवं व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। यानी ये दर्शन कह रहा है कि किसी भी बालक को शिक्षा ऐसी प्रदान करिए जिससे वो अपने समाज के लिए उपयोगी हो सके और अपने व्यवहारिक जीवन को बेहतर बना सके। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। यानी ये बात किसके द्वारा कही गई, जॉन ड्यू। इसके बाद फिर देखिए, इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा है इसमें, कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यवहारिक विषयों को स्थान मिले, जैसे विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हस्तकला आदि को प्राथमिकता देने के बाद। यानी ये कह रहे हैं कि ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाए, ऐसे पाठ्यक्रम को शिक्षा में शामिल किया जाए जो व्यवहारिक विषयों से मिलता जुलता। जैसे देखिए, विज्ञान पढ़ने के बाद आप अपने व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं, गणित पढ़ने के बाद भी आप इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, समाज शास्त्र का अध्ययन करने से आपको समाज में सारी चीज़ें व्यवहारिक रूप में दिखेंगी। हस्तकला को देखिए, इन्होंने शामिल करने का कहा, हस्तकला से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में इसका उपयोग करके अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें शिक्षण पद्धति किस प्रकार की कही गई है, तो इसमें कहा गया कि अनुभव और प्रयोग पर आधारित शिक्षण कराना चाहिए। यानी इसमें शिक्षण इसी तरीके से कराना चाहिए कि बच्चों को नए नए अनुभव प्राप्त हों और वो उस चीज़ को करके सीखें, खुद से करके सीखें। इसमें देखिए, प्रोजेक्ट विधि का विकास इसी दर्शन से हुआ है। विद्यार्थियों को करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देने की बात कर रहा है। यानी कहा जा रहा है कि शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे, बल्कि छात्रों से ज़्यादा कराने का प्रयास किया जाए। देखिए, शिक्षक की भूमिका क्या बता रहा है, या रोल ऑफ टीचर, कि शिक्षक मार्गदर्शक, गाइड और सहायक, फैसिलिटेटर होता है, शासक नहीं। यानी यह कह रहा है कि शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक होता है और एक सहायक, मालिक नहीं होता है। देखिए, यहाँ शासक या मालिक कहने का मतलब है कि पूरी तरह से शिक्षक के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, उसको सही रास्ते बताने चाहिए। देखिए, शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देता है ताकि वे अपने अनुभव से
सीख सके। यानी बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, छूट दीजिए कि वो चीज़ों को अपने से करें। अपने से करने से क्या होगा कि वो चीज़ों को सीखेंगे। इसमें देखिए किस प्रकार के अनुशासन की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि बाहरी दबाव नहीं देना है, बल्कि आत्मानुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर बल देना। यानी इसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं है, किसी भी प्रकार का बाहरी दंड नहीं देना है, बल्कि उनको अपने खुद से अनुशासन पर रहने के लिए जोर देना है। उनको ऐसी बातें सिखानी है, ऐसी चीज़ों को बताना है कि वो खुद से ही आत्म अनुशासन पर जोर दें। विद्यार्थी अपने अनुभवों से सही गलत सीखते हैं। यानी बच्चों को जब कोई चीज़ करवाई जाए खुद से, तो जब वो उसमें गड़बड़ी करेंगे, उसमें कुछ समस्या आएगी, तो फिर वो उस चीज़ से अनुभव प्राप्त करेंगे, फिर दोबारा वैसा काम नहीं करेंगे। अब देखिए इस दर्शन से संबंधित कुछ उदाहरण देख लीजिए। उदाहरणों में जैसे देखिए, पहला उदाहरण है कि यदि किसी विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो केवल किताब से पढ़ाने की बजाय प्रयोगशाला में प्रयोग कराएं। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को साइंस पढ़ाया जा रहा है तो साइंस का कोई टॉपिक पढ़ाने से अच्छा क्या है कि उसको ले जाकर प्रयोगशाला में वो चीज़ करा के पढ़ाई जाए, सिखाई जाए। इससे क्या होगा कि वो उसका व्यवहारिक उपयोग करना सीख जाएगा। देखिए, इसीलिए यह करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसी तरीके से देखिए एक और उदाहरण देखिए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि पर्यावरण संरक्षण सिखाना है तो बच्चों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल करना है। अब देखिए हर समय क्लास में बच्चों को ये सिखाना है कि पर्यावरण संरक्षण करिए, पर्यावरण संरक्षण करिए। तो पर्यावरण संरक्षण को बेहतर तरीके से बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को ले जाकर खुद से वृक्षारोपण करवाना होगा। ये अभियान चलाना होगा स्कूल में, क्लासेस में। बच्चों को कहिए, उनको ले जाकर उनके हाथों से पेड़ लगवाइए, तब वो उस चीज़ के महत्व को समझेंगे। इससे देखिए शिक्षा व्यवहारिक और जीवनोपयोगी होगी। तीसरा उदाहरण देखिए क्या, यदि बच्चों को लोकतंत्र पढ़ाना है तो उनको कक्षा में मतदान वोटिंग कराकर निर्णय लेने देने की छूट देनी चाहिए। यानी उनको लोकतंत्र के बारे में पढ़ाना है तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि सभी को पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है अपने निर्णय लेने की। तो यहाँ पर क्लास में बच्चों से किसी भी चीज़ पर वोटिंग कराइए। यानी जैसे मान लीजिए क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है तो क्लास में मॉनिटर का चुनाव टीचर के द्वारा न किया जाए, बल्कि बच्चों से ही वोटिंग करा कर की जाए। तो इससे क्या होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बच्चे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए प्रयोजनवाद के लाभ। प्रयोजनवाद का क्या लाभ है, यानी मेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। तो पहला देखिए लाभ इससे क्या है कि यह शिक्षा को जीवनोपयोगी और व्यवहारिक बनाता है। यानी यह ऐसी शिक्षा की बात करता है जो जीवन में उपयोगी हो और व्यवहारिक हो। दूसरा चीज़ देखिए, यह विद्यार्थी की रचनात्मकता और स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। यानी बच्चों में क्रिएटिविटी का और जो है सेल्फ स्टीम का बढ़ावा देता है। ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए क्या है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार यह शिक्षा देता है। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिस समाज में जैसी ज़रूरत हो उस बच्चे को उसी प्रकार की शिक्षा दी जाए। यह देखिए प्रयोग, अनुभव और विज्ञान पर आधारित शिक्षा पर जोर देता है। जैसे देखिए आप देखते होंगे कि शहर में जो बच्चे पढ़ते हैं तो शहरों में जो कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर देखेंगे आप बच्चों को कॉमर्स वगैरह लेकर पढ़ते हैं, या फिर कुछ बच्चे जो हैं ऐसे विषयों की पढ़ाई करते हैं जिसको पढ़ने के बाद वो अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में बढ़ोतरी कर सकें। तो उस तरीके की शिक्षा वहाँ पर दी जाती है। अब अगर ग्रामीण क्षेत्र के समाज में देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के समाजों में लोग देखिए क्या है इस प्रकार की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं जिससे उनको कोई सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब मिले। लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, व्यापार, कॉमर्स, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि वो बच्चे बड़े होकर फिर अपने बिजनेस में योगदान कर सकें। अब देखिए प्रयोजनवाद की सीमाएं, इसकी देखिए कुछ मेरिट्स भी हैं। अब मेरिट्स हैं, अब उसके अलावा इसकी डीमेरिट्स भी हैं। तो देखिए डीमेरिट्स में क्या है कि यह स्थायी मूल्यों की उपेक्षा करता है। यानी ट्रुथ के केवल सापेक्ष मानता है। यानी जैसे आदर्शवाद और प्रकृतिवाद कहते थे तो उसके अनुसार यह अस्थायी जो मूल्य है उसकी उपेक्षा करता है। इसमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की अनदेखी की जाती है। तीसरी कमी क्या है कि यह परंपराओं और शाश्वत सिद्धांतों को कम महत्व देता है। यानी ये कहता है कि परंपराओं को तभी तक मानिए जब तक वो आपके लिए उपयोगी हो, वो आपके लिए व्यवहारिक हो। अगर नहीं है तो उसको मानना बंद कर दीजिए। शाश्वत सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा कोई शाश्वत सिद्धांत नहीं है, बल्कि हर सिद्धांत जो है समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है।
अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि यह जो प्रयोजनवाद है एक ऐसा दर्शन है जो ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता और जीवनोपयोगी शिक्षा पर बल देता है। शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि समाजोपयोगी, स्वावलंबी और व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। देखिए अच्छी बात है, यह दर्शन कह रहा है कि किसी भी बालक को शिक्षा इसलिए नहीं लेनी चाहिए कि केवल उसको डिग्री मिले, बल्कि शिक्षा इसलिए लेनी चाहिए कि वह स्वावलंबी हो जाए, यानी अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने लायक खुद हो जाए, उसका जो काम हो वो समाज के लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो और उसके व्यवहारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो इसी तरीके की शिक्षा की बात यह दर्शन करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सारांश के रूप में ऐसे देख सकते हैं प्रयोजनवाद को। जैसे आपको रिवीजन करना हो एग्जाम के समय में तो उसको आप देखिए सारांश तालिका के रूप में रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कई आधारों पर इसको हम देख सकते हैं, जैसे अर्थ के आधार पर तो देखिए ऐसा दर्शन जो ज्ञान की उपयोगिता और प्रयोजन को महत्व देता है। इसका उदाहरण जैसे क्या है कि सत्य वही है जो काम आता है। दूसरा चीज देखिए, इसके प्रवर्तकों में सबसे प्रमुख हैं चार्ल्स पियर्स, उसके बाद विलियम जेम्स, उसके बाद जॉन ड्यूई। उदाहरण जैसे शिक्षा दर्शन में ड्यूई का बहुत बड़ा योगदान है। उसी प्रकार से देखिए सत्य के आधार पर यह देखिए क्या कहता है, यह कहता है कि सत्य अस्थायी नहीं है, यह अनुभव और परिस्थिति के अनुसार बदलता है। उदाहरण में जैसे देखिए लोकतंत्र का प्रयोग या मतदान से सीखना, यानी कोई चीज़ बच्चों को सत्य के रूप में बतानी है उसको प्रयोग कराना है। अनुभव और प्रयोग के लिए देखिए क्या है कि यह ज्ञान प्रयोग और अनुभव से ही प्राप्त होता है, ऐसी बात कर रहा है। जैसे विज्ञान की लैब में बच्चों को प्रयोग करके चीज़ों को सिखाई जानी चाहिए। शिक्षा की उद्देश्य की बात देखिए किस तरीके से कह रहा है, यह कहता है कि व्यवहारिक जीवन और समाजोपयोगी नागरिक बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा स्वयं जीवन है, ये बात किसने कही थी, ड्यूई। यानी शिक्षा जीवन का पार्ट नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं अपने आप में जीवन है। यानी हम देखिए पढ़ते हैं कि शिक्षा जो है हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी हम कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। पाठ्यक्रम की बात देखिए क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो है जीवनोपयोगी और व्यवहारिक विषयों से मिला होना चाहिए, जैसे विज्ञान से, गणित से, हस्तकला से, समाजशास्त्र से। इसके लिए देखिए वृक्षारोपण, सामाजिक प्रोजेक्ट आदि को कराने की बात करता है। शिक्षण पद्धति देखिए इसमें किस प्रकार की अपनाई जाने की बात कही जाती है। इसमें कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग या प्रोजेक्ट या मेथड का उपयोग किया, यानी बच्चों से खुद करा के सिखाया जाए या विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट दिए जाएं जिस पर वो अपने से खुद से सोच के चीज़ों को तैयार करें और लिखें। जैसे बच्चों से विभिन्न प्रकार के मॉडल बनवाना और प्रयोग बनवाना, इस तरीके की इसकी शिक्षण पद्धति है। इसमें देखिए शिक्षक की भूमिका की किस प्रकार की बात करता है, यह कहता है कि शिक्षक को मार्गदर्शक और सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, जब आदेशक के रूप में नहीं। उदाहरण के लिए छात्र स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें, किसी भी प्रकार से आश्रित न रहे। अनुशासन देखिए किस तरीके की बात कर रहा है। अनुशासन में कह रहा है कि आत्मा अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर दिया जाए, अनुभव से सही गलत सिखाया जाए। मेरिट्स इसकी देखिए क्या है लाभ, यह शिक्षा को व्यवहारिक बनाता है, रचनात्मकता बढ़ाता है, समाजोपयोगी बनाता है, यह करके सीखने पर जोर देता है, प्रोजेक्ट वर्क पर जोर देता है। इसकी देखिए कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है, यह अस्थायी मूल्यों की उपेक्षा करता है, नैतिक और आध्यात्मिक पक्षों को उतना महत्व नहीं देता है, इसलिए यह केवल उपयोगिता पर बल देने वाला दर्शन कहा जाता है, यानी इसको उपयोगितावादी दर्शन भी कहा जा सकता है। अब देखिए इसको संक्षिप्त रूप में इस तरीके से देख सकते हैं एक लाइन में। जैसे आदर्शवाद देखिए किस चीज़ पर जोर देता है, आदर्शवाद आत्मा पर, नैतिकता पर, शाश्वत सत्य की बात करता है। वहीं प्रकृतिवाद देखिए किस चीज़ की बात करता है, यह प्रकृति की स्वतंत्रता की और इंद्रियों के द्वारा अनुभव पर जोर देता है। उसी प्रकार से देखिए प्रयोजनवाद जो है यह भी अनुभव, प्रयोग, व्यवहारिक उपयोगिता पर जोर देता है। तो एक तरह से शॉर्टकट में इसके बारे में ऐसे हम लोग देख सकते हैं। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप इनके बारे में चीज़ों को जानते रहें। ठीक, अब देखिए इनके बारे में हम डिफरेंस देख लेते हैं। यानी अभी तक हम लोगों ने जो तीनों दर्शन के बारे में पढ़ा तो इन तीनों दर्शन की तुलना कर लेते हैं। यानी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो उनको कुछ आधारों पर देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हम देखते हैं कि परिभाषा के आधार। तो परिभाषा में देखिए क्या है, यह दर्शन आत्मा, चेतना और आदर्श मूल्यों को सर्वोपरि मानता है।
प्रकृतिवाद में देखिए क्या है कि यह दर्शन प्रकृति और इंद्रियानुभव को सत्य का आधार मानता है, जबकि प्रयोजनवाद दर्शन जो है अनुभव, प्रयोग और उपयोगिता को सत्य का आधार मानता है। अब देखिए सत्य की अवधारणा के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है। यह देखिए सत्य को शाश्वत और अपरिवर्तनीय मानता है। यह सत्य को इंद्रियानुभव पर आधारित मानता है, यानी सत्य वही है जिसको हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकें। और यह क्या कहता है कि सत्य सापेक्ष है, यह परिस्थितियों और परिणाम पर निर्भर है, यानी सत्य जो है सापेक्ष होता है, जैसी परिस्थिति होगी, जैसे सिचुएशंस होंगे, जैसा समय होगा, सत्य बदलता है। वास्तविकता देखिए इसकी क्या है, यह वास्तविकता जो है आत्मा और मन में मानता है। यह कहता है कि वास्तविकता जो है प्रकृति और पदार्थ में, यानी जो भी वास्तव है वो कहाँ पर है, प्रकृति में है और पदार्थों में है। ये क्या कहता है कि वास्तविकता कार्य और अनुभव में, यानी कोई चीज़ वास्तव में है कि नहीं है, उसका हम कार्य के रूप में उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं, उससे हमको कोई अनुभव मिल रहा है कि नहीं। यह शिक्षा का उद्देश्य देखिए क्या बताता है कि चरित्र का निर्माण, नैतिकता, आध्यात्मिक विकास। यह क्या कहता है शिक्षा का उद्देश्य, प्राकृतिक शक्तियों का विकास और स्वतंत्रता। यह कहता है शिक्षा का उद्देश्य व्यवहारिक जीवन के लिए तैयारी और सामाजिक दक्षता। उसी प्रकार से देखिए पाठ्यक्रम की क्या बात करता है। पाठ्यक्रम में देखिए कहता है कि साहित्य, दर्शन, धर्म, नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए। यह कहता है कि विज्ञान को, प्राकृतिक विषयों को, शारीरिक शिक्षा को शामिल किया जाए। और यह कहता है कि व्यवहारिक विषयों को शामिल किया जाए, जैसे विज्ञान, समाज उपयोगी प्रोजेक्ट, गणित, समाजशास्त्र, हस्तकला, इन सारी चीज़ों को शामिल करने की बात करता है। शिक्षण पद्धति की देखिए ये किस प्रकार की शिक्षण पद्धति को अपनाने की बात करता है। तो देखिए आदर्शवाद जो कहता है व्याख्यान विधि, चर्चा विधि और चिंतन विधि का उपयोग किया जाए। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि स्वाभाविक अनुभव, प्रकृति के साथ सीखने का उपयोग किया जाए। और प्रयोजनवाद क्या कहता है करके सीखने, यानी लर्निंग बाय डूइंग या प्रोजेक्ट पद्धति का उपयोग किया जाए। ये देखिए शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की बात करता है। यह कहता है कि शिक्षक जो है आदर्श होना चाहिए, ये आदर्श प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, एक सच्चा मार्गदर्शक होना चाहिए। प्रकृतिवाद क्या कह रहा है कि हस्तक्षेप न करने वाला होना चाहिए, यानी पैसिव रोल होना चाहिए, बालक को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। यहाँ भी देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक को सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना चाहिए और अनुभव कराने वाला होना चाहिए। अनुशासन देखिए किस प्रकार की बात करता है। अनुशासन के लिए यह कहता है कि बाहरी अनुशासन जो है शिक्षक निर्धारित होना चाहिए, यानी शिक्षक जिस तरह के अनुशासन में रखना चाहे बच्चों को उस तरीके से रख सकता है। यह देखिए क्या कहता है कि प्राकृतिक परिणामों पर आधारित अनुशासन हो, यानी जो अनुशासन हो प्राकृतिक परिणामों पर हो, प्रकृति उसको अनुशासन में रखेगी, उसको दंड देगी। यह कहता है कि आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अनुभव या अनुशासन से जो चीज़ें हैं वो की जानी चाहिए। इसके देखिए मुख्य प्रवर्तक कौन है। इसके मुख्य प्रवर्तक प्लेटो हैं, हेगल हैं और अपने देश में महात्मा गांधी हैं। इसके देखिए रूसो हैं, मारिया मॉन्टेसरी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और इसके देखिए प्रवर्तक में चार्ल्स पियर्स हैं, विलियम जेम्स हैं, जॉन ड्यूई हैं। इसके देखिए लाभ के आधार पर अंतर देख ले सकते हैं। यह नैतिक मूल्यों पर बल देता है, चरित्र निर्माण पर बल देता है। यह स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास पर बल देता है। यह व्यवहारिक और समाजोपयोगी शिक्षा पर बल देता है। इसकी देखिए कुछ लिमिट्स हैं, सीमाएं हैं, वो देखिए क्या है। यह भौतिक जीवन और विज्ञान की उपेक्षा करता है। यह देखिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता है। और यह अस्थायी मूल्यों की उपेक्षा करता है, सत्य को सापेक्ष मानता है, यानी ये इसकी क्या है, सीमाएं हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है आपके इस यूनिट के तीनों जो दर्शन थे पश्चिमी दर्शन, उसका संक्षिप्त रूप में बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ अध्ययन किया। और अंत में मैंने आप लोगों को इन तीनों दर्शन के बारे में तुलना भी करा के दिखा दिया। और तुलनाओं को इतने अच्छे तरीके से एक एक कॉलम बना के मैंने आप लोगों को कराया कि अगर आप अपने परीक्षा के समय रिवीजन करना चाहें तो आसानी से रिवीजन कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट्स भी बनाया होगा, ऐसा मैं
उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इन टॉपिक्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।